हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 11 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया NIOS क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 10 ईयर्स के पेपर को सॉल्व करके डिवाइड किए हैं, तभी आपको ये चैप्टर वाइज मिल गए। नहीं तो नॉर्मली ये पेपर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इतना सारा टाइम मैंने आपका सेव किया है ताकि आप जल्दी से जल्दी अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। तो फटाफट देखते हैं आज हमने करने क्या है। तो सबसे पहले हमने करना है पैटर्न पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पहला क्वेश्चन है। सेकंड है मनी बिल। पैटर्न में हम जानेंगे सिर्फ 3 सवालों के जवाब, क्वेश्चन के टाइप्स, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे पेपर में और टोटल मार्क्स कितना होएगा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पहला ही क्वेश्चन है आपका, मनी बिल है क्या, कैसे प्रेजेंट होता है, प्रोसेस क्या है। फंक्शंस ऑफ लोकसभा, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। अब यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए, इसमें पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन इसमें MPs होते हैं और MPs की ड्यूटी होती है, ये जो हाउसेज है नॉर्मली जो लोकसभा का है वो 70-75 डेज़ का लगता है, इतनी लिखे हुए हैं, बट लगता 65 डेज़ है, वर्किंग है। जो इनकी आपकी सैलरी है लोकसभा में MPs की तो 2 लाख से ऊपर की है। गवर्नमेंट हाउसेस देती है, आपकी सारी फैसिलिटीज़ देती है MPs को। काम क्या है, वो सिंपल काम है, लॉ बनाना। लेकिन MP को इलेक्ट करते हैं सिटीजन्स, वोटिंग के द्वारा ही आते हैं। तो ये है आपके टाइप्स। सबसे पहले हमने बोला था पैटर्न जानेंगे। तो पैटर्न में हम सबसे पहले जानेंगे 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स। 3 टाइप्स के क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 23 है, जिसमें आपके ऑप्शन 18 क्वेश्चन तक आपके सिंपल होंगे और 18 के बाद जो 5 क्वेश्चन है वो आपके ऑप्शन में आएंगे। ऑप्शन के लिए लास्ट में है 28 के बाद जो चैप्टर्स है आपके वो ऑप्शन वाले ही हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर है और टाइम 3 घंटे ही लगेंगे आपके नॉर्मली। लेसन है 11 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लोकसभा। 8 मार्क्स में है। तो हम पार्लियामेंट के बारे में बताएंगे कंपोजिशन और 4 पॉइंट बताएंगे लोकसभा के बारे में, तो हमारे आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये है क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। आंसर देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज इन डिफरेंट वेज। 2 हाउसेस है और दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट वे है। अब स्ट्रक्चर का मतलब मकान मत समझिए, वहाँ पे संख्या, क्योंकि लोकसभा में 545 सीट होती है और राज्यसभा में 245। इन टर्म्स ऑफ फेडरल, तो ये फेडरल टर्म्स के अकॉर्डिंग है। इन द राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट एंड लोकसभा स्टेट ऑफ द यूनियन, इंडियन यूनियन। जो लोकसभा है वो किसको प्रेजेंट करते हैं, सिटीजन्स को, डायरेक्ट इंडियन सिटीजन को। दोनों हाउसेस के डिफरेंट इलेक्टोरल प्रोसेस हैं। लोकसभा में जो MPs आते हैं उन्हें जनता चुनती है, लेकिन राज्यसभा में जो MP आते हैं उन्हें वोटिंग स्टेट असेंबली वाले MLAs देते हैं और MLA को जनता देती है वोटिंग। मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबलीज इलेक्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा वाइल पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा के इलेक्शन में जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। द फंक्शन ऑफ द चीफ ऑफ द स्पीकर इज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हाउसेस एंड कंडक्ट देम इन अ डिसिप्लिन मैनर। आपके स्पीकर होते हैं दोनों हाउसेस में। एक तो हाउसेस लोकसभा में स्पीकर होएगा और आपके राज्यसभा में उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो ये आप समझ लीजिए। और दोनों स्पीकर ही हम बोलेंगे स्पेशली। तो दोनों का काम सिंपल है कि क्वेश्चन और आंसर के अकॉर्डिंग चलाना पूरे सिस्टम को, पूरे लोकसभा राज्यसभा को, और दूसरा वहाँ पे डिसिप्लिन मैनर बनाना। जैसे क्लास का होता है ना माहौल की शांति बना के पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसा मैनर बनाना हेड का ही काम है वहाँ भी। विदाउट दिस हिज परमिशन नो मेंबर कैन स्पीक इन द हाउसेस। बिना स्पीकर के परमिशन के कोई भी मेंबर कुछ भी स्पीच नहीं दे सकता, इवन क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता।
तो परमिशन लेनी होती है, खड़े होना होता है मैनर से, जैसे हम क्लास में खड़े होकर पूछते हैं क्वेश्चन, तो इतनी ही मैनर से एमपीज भी खड़े होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। ऐसा नहीं है बैठे बैठे सवाल उठा दिया, तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। चाहे वो एमपीज पढ़ा हो लिखा हो, चाहे उसकी 8 तक की क्वालिफिकेशन है, लेकिन वहाँ उन्हें मैनर्स में ही काम करना है, नहीं तो स्पीकर उन्हें रस्टिगेट कर सकते हैं या तो उसका क्वेश्चन आंसर रजिस्टर ही नहीं होएगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी वहाँ पे सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही चल रहा है, सिस्टम से ही सारा चलता है। अब यहाँ पे बोला गया है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी बिल है, वो बिल जब अटक जाएगा, इक्वल वोटिंग हुआ, मतलब तो 100 वोटिंग चाहिए और 50-50 वोटिंग हुआ है, तो एक वोटिंग स्पीकर दे सकता है और देकर किसी को वो विन करा सकता है, लेकिन उस वोटिंग की रियल और फेथ वैल्यू होनी चाहिए, सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नकली हो गया वोटिंग और वो जीत भी गया। तो ये सारा वोटिंग सिस्टम फेथ एंड फेयर होना चाहिए। पीपल डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ हमसे पूछा गया था लोग जो है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, तो हमने कंपोजिशन बता दिया। दोनों के अलग वे हैं, दोनों का इलेक्टोरल प्रोसेस अलग है, स्पीकर होते हैं, स्पीकर के परमिट्स होता है, इतना कंपोजिशन काफ़ी है। अब बताएंगे लोकसभा के फंक्शन। ये सेकंड क्वेश्चन के आंसर है। तो आपके सेकंड क्वेश्चन में पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन लोकसभा इलेक्शन, बिल्कुल सही, पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा में। लोकसभा में 545 सीट होते हैं, 545 सीट होते हैं, 20 सीट यूटी के लिए होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया। वैसे तो 20 सीट है, लेकिन इतने आपके यूटी नहीं है, यूटी 7 ही हैं। फिक्स है 5 साल के लिए, जो भी पार्टी जीतती है लोकसभा में इलेक्शन में वो 5 साल के लिए शासन करती है, गवर्नमेंट 5 साल उनकी चलेगी। लास्ट पॉइंट, लोकसभा इज़ मोर पावरफुल राज्यसभा, इसलिए पावरफुल है कि कोई भी बिल पहले लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा में, और फिर फाइनल जाएगा आपके प्रेसिडेंट के पास। एक बिल के लिए 3 प्रोसेस है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। फाइनली जब तीनों स्टेजेस कंप्लीट होगा तो वो जो बिल होएगा वो आएगा आपकी सिटीजन्स के पास। सेकंड क्वेश्चन हमने बोला था मनी बिल। तो मनी बिल होता क्या है, बजट में जितने बिल्स हो गए उन सबको मनी बिल कहेंगे, या वो बिल जो पैसे से रिलेटेड हो। टैक्स हो गया, आपका टैक्सेस बढ़ाना है, बजट हो गया, ये सब के सब मनी में आते हैं। कि पार्लियामेंट में पहला क्वेश्चन है मनी बिल है क्या, और पार्लियामेंट में कौन पास कराता है, कैसे पास होते हैं। तो पूरी सिस्टम है इसके लिए, तभी पास होते हैं। दोज एमएलए हु आर रिलेटेड टू एजुकेशन और मनी लाइक टैक्सिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंड, ऑब्टेनिंग टैक्सेस ईटीसी। यहाँ पे स्पेशली बोला गया आपसे कि जो टैक्सेस हैं उन्हीं को हम कहते हैं मनी बिल। टैक्सेस हो गया या गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है, लोन्स, ये सारी, तो उन सभी बिल्स को बोलेंगे मनी बिल। इफ़ दिस डिसीजन विल नॉट बी मेड और वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल। अब अगर ये डिसीजन है कि फाइनल डिसीजन तो होता है मनी बिल का, वो चेयरमैन का मीनिंग यहाँ पे यही है कि जो मेन स्पीकर होते हैं वही फाइनल डिसीजन देंगे। लाइक एन ऑर्डिनरी बिल, वन हैज़ टू गो थ्रू द सेम 3 स्टेज। मैंने आपको अभी बताया कि 3 स्टेज होते हैं किसी भी बिल के, वही 3 स्टेज मनी बिल पे भी इम्प्लीमेंट होएगा। पहला स्टेज है लोकसभा, सेकंड स्टेज है राज्यसभा, और थर्ड स्टेज है आपका प्रेसिडेंट। लोकसभा में जो है मेजॉरिटी वोटिंग से वो बिल पास होना चाहिए, फिर वो बिल जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में 14 डेज़ का टाइम होता है। अगर 14 डेज़ में बिल को कंसीडर नहीं किया जाए तो यह मान लिया जाता है कि वो पास है। 14 डेज़ के अंडर ही या तो पास करना है या रीज़न देना है कि बिल में क्या कमी है। तो ये 14 डेज़ का टाइम होता है केवल राज्यसभा के पास। देन राज्यसभा से अगर वो पास हो जाता है तो जाएगा राष्ट्रपति के पास, यानी प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जब उसे पास कर देंगे तो फाइनल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन कई बार इसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। प्रेसिडेंट के पास करने के बाद भी कुछ बिल की जो जुडिशियल रिव्यू है वो की जाती है,
क्योंकि वो बिल कई बार इम्प्लीमेंट के लायक नहीं होती, उनमें कमियां होती है, तो इसलिए रिव्यू की जाती है। जुडिशल रिव्यू क्या है वो आगे आप चैप्टर में देखेंगे अगर आप 20 तक पढ़ रहे हैं तो। द राज्यसभा कांट एक्सेप्टेड मनी बिल, इट हैज़ टू इधर पास्ट बिल गिव सम सजेशन। यही बात मैंने भी आपको बोला है कि राज्यसभा अगर एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है कि हम ये बिल एक्सेप्ट नहीं करें तो उन्हें रीज़न देना होगा। अब बता दिया आपको राज्यसभा क्या है कि राज्यसभा अगर मना करेगा तो उसे रीज़न देना है, नहीं तो वो बिल पास समझा जाएगा। तो 3 स्टेज भी आपको पता लग गए। अब देखते हैं लास्ट, यहीं पे यहाँ भी यही बोला गया कि 14 डेज में अगर पास नहीं होता है तो यह बिलीव कर लिया जाएगा कि वो बिल पास है और फाइनल सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाएगा। तो मनी बिल आपको पता लग चुका है। जो टैक्सेस बिल होते हैं या जो आपकी अर्निंग या मनी से रिलेटेड होंगे वो सारी बिल को हम कहते हैं मनी बिल। पास होने के लिए 3 स्टेज है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इजी है। आपके कुछ फंक्शन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करा चुका हूँ, तो आप ध्यान से देखिए, आपको अभी ही याद हो जाएगा ये। डिस्क्राइब एनी 8 फंक्शंस ऑफ द लोकसभा, 8 मार्क्स में है और 2016 में आया हुआ है। सेम, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में लोकसभा के, 5 ईयर के लिए फिक्स होता है। मनी बिल हो या एनी बिल हो, पासिंग पहले लोकसभा में। उसके अलावा जो काउंसिल मिनिस्टर हैं उन्हें कई बार रोक भी दी जाती है, तो रोकने की भी पावर लोकसभा के पास है। लोकसभा हैज़ नो अथॉरिटीज सच एज द राज्यसभा डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट। लोकसभा के पास राज्यसभा जो स्टेट लिस्ट है उसमें लोकसभा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। बट यहाँ पे एक लाइन दी गई है एंड में, वो आप देखिए कुछ समझेंगे। आफ्टर यहाँ पे बोला गया अगर पास कर देता है बिल, ये सारे पहले वाले पॉइंट है, 14 दिन के अंदर पास करना है। अगर पास नहीं करता है तो बिल पास समझा जाएगा। सेम यहाँ सीट दी गई है आपको 545, 20 सीट इलेक्टेड होते हैं। कहाँ से? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया। सम सीट रिजर्वेशन होता है एससी और एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट के लिए। लोकसभा में भी, स्टेट असेंबली में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सीट भी रिजर्व होती है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कांट पार्टिसिपेट। यहाँ पे यही बोला गया कि जो स्पीकर होता है कि वो फ्रीली का मतलब बिल्कुल वो फ्री होने चाहिए और किसी भी प्रकार का उस पर दबाव नहीं होना चाहिए। अगर वो कभी वोटिंग करने की सिचुएशन आती है किसी भी बिल पे तो फेथ एंड फेयर होना चाहिए। तो आपके 8 पॉइंट ये भी कंप्लीट है, बिल्कुल इजी पॉइंट थे। तो ध्यान से एक बार फिर से एनालाइज कर लेते हैं। पहले में इलेक्शन में पार्टिसिपेट, सेकंड में 5 ईयर्स की पॉलिसी कि 5 साल रहना है। थर्ड में हमने बोला कि जो भी बिल है पहले लोकसभा में पासिंग होएगा फिर राज्यसभा में। देन थर्ड में आपको बोला गया कि राज्यसभा के यानी स्टेट लिस्ट के मैटर में जो है लोकसभा कुछ नहीं बोल सकता, अथॉरिटीज़ नहीं है। 14 डेज की टाइम दी जाती है राज्यसभा को। अगर लोकसभा में बिल पास होकर आया है तो आंसर देना है, नहीं तो बिल पास समझा जाएगा। 20 सीट आपकी इलेक्टेड होती है एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया से। सम सीट इन लोकसभा रिजर्व होता है। और यहाँ पे दिया गया आपको स्पीकर। अब यहाँ पे स्पेशली यही बोला गया कि स्पीकर जो होता है लोकसभा का, वो अगर पार्टिसिपेट करता है किसी भी बिल पे तो फेथ एंड फेयर उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो सारे पॉइंट्स हमने एक बार फिर से रिवीजन कर ली, एनालाइज भी कर लिया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके काम का भी क्वेश्चन है और 2017 में आया हुआ है। तो चांसेस है 20 के जो पेपर होंगे एग्ज़ाम उसमें भी ये आ सके। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। ये सिंपल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन बताने हैं किसके? पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट की वैल्यू लॉ मेकिंग बॉडी के अकॉर्डिंग है कि पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ बनाना। सिंपल काम है कि लॉ बनाना, लॉ इम्प्लीमेंट करना, अगर सीधी भाषा में बात की जाए तो। अब वो लॉ किस बेसिस पे वो समझना है।
दो बेस है, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इन एन अर्लियर लेसन यू हैव रीड, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में लेसन 8 में। फेडरल सिस्टम में यही है, तीनों लिस्ट के बारे में डिटेलिंग में क्वेश्चन है, आंसर है, कुछ टॉपिक्स भी हैं। द पार्लियामेंट हैज़ राइट टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं? 97। तो लेकिन सिर्फ यूनियन लिस्ट पे पार्लियामेंट काम नहीं करता, कंकरेंट लिस्ट पे भी पार्लियामेंट काम करता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा, लॉ मेकिंग बॉडी है ये पार्लियामेंट आपका, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कंकरेंट लिस्ट के भी जो होते हैं लॉ, वो भी पार्लियामेंट ही बनाते हैं। एंड इफ़ देयर इज़ एन एंड इन द लॉ, जो लॉ का एंड वाला सिचुएशन होता है वो स्पेशली दोनों मिलकर ही कहेंगे सेंट्रल रिकॉग्नाइज एनी सब्जेक्ट। अब यहाँ पे स्पेशली बोला गया है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, उस पर जो लिस्ट एनी लिस्ट, देन द सच स्पेशल पावर आर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के। इन द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। क्लोज रिलेशनशिप क्यों बोला है, पहले ये सोचिए। जो लेजिस्लेचर है वो भी स्पेशली लॉ के लिए ही है, और एग्जीक्यूटिव तो आपको ऑलरेडी पता है। तो ये तीनों ही ऑलरेडी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट कनेक्शन है, इसीलिए यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप बोला गया है। इन मैटर्स रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एमपीज कैन आस्क। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो मैटर्स होता है रिलेटेड, पहला घंटा यही होता है आपका क्वेश्चन पूछने का। द फर्स्ट आवर ईच वर्किंग डे ऑफ पार्लियामेंट इज ऑफ द क्वेश्चन आवर। पहला घंटा किसका होता है? क्वेश्चन आवर का। जो क्वेश्चन एमपीज पूछते हैं उनके आंसर मिनिस्टर देंगे, ये रूल्स हैं। मिनिस्टर बैठे होते हैं, और मिनिस्टर कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये दोनों मिनिस्टर आंसर देते हैं उसी लोकसभा में। इफ़ द मेंबर्स ऑफ आर नॉट सेटिस्फाइड, जब अगर मेंबर सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो ये डिमांड कर सकते हैं कि हमें सेपरेटली मीटिंग और डिस्कस करना है आपसे कि हम आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हैं। अगर बजट कोई बनता है तो रिजेक्टेड, और रिजेक्टेड का भी जो डिसीजन है बजट का भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी, जो रिजेक्टेड की पावर है वो लोकसभा के पास है, कि एक बार लोकसभा ने किसी बजट को रिजेक्टेड कर दिया तो वो आगे जाएगा ही नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है, आप समझ चुके हैं। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो ये ऑलरेडी आपका पहले से किया हुआ है काफ़ी पॉइंट्स, तो इसमें कुछ ही पॉइंट मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, बाकी आपने किया ही हुआ है। ये क्वेश्चन 2017 में, ये 11 में, 8 मार्क्स 2 मार्क्स। 2 मार्क्स में केवल 2 पॉइंट लिखने हैं, पर 8 मार्क्स में आपको 8 से ज़्यादा पॉइंट लिखनी है। 8 नहीं लिखना है, मिनिमम 10 तो लिखना ही है कम से कम। मोस्ट पार्ट, आंसर देखते हैं फटाफट। मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड बाई स्पेशल मेजोरिटी बट सम आर प्रोवाइड्स। जो अमेंडमेंट्स होती है वो विदाउट मेजोरिटी नहीं होती। अमेंडमेंट हो, न्यू बिल हो, न्यू लॉ हो, कुछ भी बनेगा तो उसमें मेजोरिटी ही वोटिंग चाहिए। तो हम देखते हैं कि मेजोरिटी आखिर किस हिसाब से ली जाती है। इन विच द सपोर्ट ऑफ स्टेट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है उसी के द्वारा कई सारी अमेंडमेंट हुई है। यूटी ऑफ इंडिया, द पावर ऑफ रिलेटेड टू अमेंडमेंट टू पार्लियामेंट आर दे आर एक्सट्रीमली लिमिटेड। जो यहाँ पे कई यूटी बेसिस पे जो अमेंडमेंट है उसकी कुछ लिमिटेशन है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ सेड इन वन ऑफ इट्स डिसीजन दैट पार्लियामेंट कांट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कोई भी डिसीजन पार्लियामेंट पे, तो वो पार्लियामेंट उसे चेंज नहीं कर सकता, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे,
ना ही स्ट्रक्चर बेसिस पे। पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी बिल को अमेंडमेंट कर। द पार्लियामेंट ऑफ वैल्यू इज लॉ मेकिंग बॉडी। बिल्कुल, ये सारे पॉइंट्स पहले से ही है, लॉ मेकिंग बॉडी है। हम लेसन 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट होते हैं। यूनियन लिस्ट पे बनाए जाते हैं। जो यूनियन लिस्ट बनता है वो स्पेशली आपके पार्लियामेंट के द्वारा ही है, और कंकरेंट लिस्ट में भी जो लॉ बनते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनते हैं। सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, इसमें दोनों शामिल हो सकते हैं लॉ मेकिंग में, स्टेट भी और पार्लियामेंट भी। अब यहाँ पे स्पेशली बोला गया है जो लॉ है, लॉ के लिए दोनों को ही शामिल होना पड़ेगा। दोनों की मीनिंग यहाँ पे ये होगी है लोकसभा राज्यसभा। तो कोई भी लॉ बिना दोनों की हेल्प के नहीं बन सकता। पार्टिसिपेशन तो इम्पॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स पहले से ही हैं कि पहला जो आवाज़ है वो क्वेश्चन पूछने का है, मिनिस्टर्स आंसर देते हैं। आंसर से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उन्हें सेपरेट डिस्कशन करना पड़ेगा। पार्लियामेंट मेंटेन कंट्रोल एग्जीक्यूटिव थ्रू द सेवरल रिसोल्यूशन। पार्लियामेंट की ड्यूटी है कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करके रखें। उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो रिसोल्यूशन भी करनी पार्लियामेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपके इस चैप्टर के भी सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और ये चैप्टर काफ़ी ठीक था, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था कि आप समझ ना सके। सिंपल था। एमपीज़ के वर्क, लॉ मेकिंग, लोकसभा, राज्यसभा और बिल, यही 6 चीज़ें है टोटल। तो सिंपल था, ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन पता लग गया कितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं, मार्किंग स्कीम कि कितने मार्क्स हैं, उसके अलावा आंसर में पॉइंट्स, ये सब आपको अब तक पता लग चुका है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पर अगर आप नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स हैं नए इसमें ही तो उन्हें शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर सॉल्यूशन होगा तो मैं ज़रूर आंसर आपके दूंगा। नॉर्मली मैं सभी के आंसर देता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।